नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरी ऑफलाइन कोचिंग काका देव कानपुर आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है। यदि कोई ऑफलाइन क्लास लेना चाहे तो ले सकता है। वैसे ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो आज जो है, आज रीत काल के 25 प्रश्न पार्ट 1 में इससे पहले डाल चुकी हूँ। आज रीत काल के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए मैंने, जो कि रीत काल का वीडियो नंबर 2 है, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या कहीं पर भी कोई भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। प्रश्न 1, निम्नलिखित विकल्पों में से रीत काल कवि कौन से हैं? ए नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छीत स्वामी, बी बिहारी, मतिराम, घनानंद भूषण, सी मैथिली शरण, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहन लाल द्विवेदी, डी जायसी, मंझन, विद्यापति, चंद बरदाई। तो मित्रों, इसका विकल्प बी सही है। इसका विकल्प बी सही है। बिहारी, मतिराम, घनानंद भूषण, ये सभी रीतकालीन कवि हैं। अब देख लेते हैं ये रीत काल में कौन सी धारा के कवि हैं। तो मित्रों, रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है: रीत बद्ध काव्य धारा, रीत सिद्ध काव्य धारा और रीत मुक्त काव्य धारा। तो ये बिहारी जी जो हैं, ये रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीत बद्ध काव्य धारा में वह कवि आते हैं जिन्होंने रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद से बधी हुई रचनाएं की हैं। और रीत सिद्ध काव्य धारा में वह कवि आते हैं जो कि रीत से बधे नहीं है उसकी परिपाटी से, लेकिन उसका अनुसरण इन्होंने किया है। तो बिहारी जी जो है उसी रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और मतिराम भूषण ये दोनों ही रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो बिहारी जी क्या रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि, और घनानंद भूषण जी रीतबद्ध काव्य धारा के कवि, और घनानंद जी जो है इसमें ये रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीत मुक्त काव्य धारा में वह कवि आते हैं जिन्होंने किसी रस, मतलब रीत के कोई भी रीत का अनुसरण नहीं किया है, रस, छंद, अलंकार किसी का भी अनुसरण नहीं किया है। इन्होंने मुक्त भाव से कविता की है। जो भाव इनके हृदय में आए, इन्होंने उसी पर कविता लिख दी। तो घनानंद जी जो हैं ये रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छीत स्वामी, ये तीनों कृष्ण भक्त कवि हैं। और कौन से कवि हैं? अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप में जैसे नाम ही से पता चलता है, अष्ट माने 8 और छाप, तो ये अष्टछाप के कवि हैं जिसमें 8 कवि शामिल किए गए हैं। और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठल नाथ जी ने। विठल नाथ जी ने की थी। कब की थी? 1565 ईस्वी में। उसके बाद सी मैथिली शरण, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहन लाल द्विवेदी, ये सभी कवि जितने भी हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। चौथा विकल्प जायसी, मंझन, विद्यापति, चंद बरदाई, इसमें से जायसी और मंझन सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। और विद्यापति तथा चंद बरदाई ये आदिकाल के कवि हैं। चंद बरदाई जी ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो लिखा है, जिसे हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। इसके अतिरिक्त विद्यापति जी आदिकाल के कवि हैं। और सबसे पहले श्री कृष्ण जी का वर्णन में सबसे पहले विद्यापति जी थे, जिन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति का सर्वप्रथम वर्णन किया है। और इनकी कई उपाधियां हैं,
जैसे कवि शेखर के नाम से हम इनको जानते हैं, और इनका एक नाम है मैथिल कोकिल। जैसे इनकी मुख्य रचनाएं कितनी है, 3 हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, जिसमें से पदावली की भाषा जो है वो क्या है, मैथिली है। तो इसलिए इन्होंने मैथिली, इतना अच्छा इन्होंने मैथिल भाषा का प्रयोग किया है, इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन कालानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए केशव सेनापति देव पद्माकर, बी सेनापति पद्माकर देव केशव, सी केशव देव पद्माकर सेनापति, डी केशव देव सेनापति पद्माकर। इसका विकल्प ए सही है। सबसे पहले केशव जी आएंगे, जीवन कालानुसार में केशव जी सबसे पहले आएंगे, फिर सेनापति जी आएंगे, फिर देव जी आएंगे और फिर पद्माकर जी आएंगे। केशवदास जी का जन्म कब हुआ था, 1555 ईस्वी। केशवदास जी का जन्म क्या है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 1555 ईस्वी, 1555 ईस्वी। मैं इसी तरह कामा लगा के मित्रों लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। जो सबसे पहले लिखा केशवदास जी, फिर सेनापति, फिर देव, फिर पद्माकर। तो केशवदास जी का जन्म कब हुआ था, 1555 ईस्वी। सेनापति जी का 1589 ईस्वी, 1589 ईस्वी, 1589 ईस्वी। सेनापति जी का जन्म कब हुआ था, 1589 ईस्वी, 1589 ईस्वी। उसके बाद देव 1673 ईस्वी। देव का जन्म कब हुआ था, 1673 ईस्वी, 1673 ईस्वी। उसके बाद कौन, पद्माकर जी हैं, 1753 ईस्वी। इनका जन्म कब हुआ था, पद्माकर जी का 1753 ईस्वी। तो मित्रों, केशवदास जी का जन्म कब हुआ था, 1555 ईस्वी। उसके बाद सेनापति जी का जन्म 1589 ईस्वी। उसके बाद देव जी का जन्म 1673 ईस्वी और पद्माकर जी का जन्म 1753 ईस्वी। तो इस प्रकार से इसका विकल्प ए सही है। सबसे पहले केशव, फिर सेनापति, फिर देव, फिर पद्माकर। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। क्रम निर्धारण कीजिए। ए घनानंद ठाकुर रसलीन रहीम, बी रहीम घनानंद रसलीन ठाकुर, सी रहीम रसलीन ठाकुर घनानंद, डी रहीम ठाकुर रसलीन घनानंद। इसका विकल्प बी सही है। सबसे पहले रहीम, फिर घनानंद, ये जन्मकाल के अनुसार है मित्रों। सबसे पहले रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन, फिर ठाकुर, फिर ठाकुर। इसका रहीम जी का जन्म कब हुआ था, 1556 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1556 ईस्वी। ये किसका जन्म हुआ था, रहीम दास जी का। उसके बाद घनानंद जी 1689 ईस्वी, 1689 ईस्वी, 1689 ईस्वी मित्रों घनानंद जी। फिर रसलीन जी 1696 ईस्वी, 1696 ईस्वी, 1696 ईस्वी। कौन है, रसलीन, रसलीन जी 1696 ईस्वी। ठाकुर 1766 ईस्वी, ठाकुर 1766 ईस्वी। तो मित्रों रहीम दास जी 1556 ईस्वी, घनानंद 1689 ईस्वी, रसलीन 1696 ईस्वी
और ठाकुर 1766 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति, रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है, ये आपको बताना है। ए नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। श्रृंगार गलत है, श्रृंगार मित्रों ऐसे लिखा जाए, मैं यहां लिख दे रही हूं श्रृंगार, श्रृंगार शब्द ऐसे लिखा जाता है, मैं यहाँ और लिख दे रही हूँ अच्छी तरह। वैसे आप सब लोग टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी यहाँ मैं अलग से लिखे दे रही हूँ। ये वर्तनी में पूछा जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए श्रृंगार इस तरह लिखा जाता है। शुद्ध श्रृंगार शब्द ये है। तो पहला है नायिका दो श्रृंगार रस विवेचन, बी अलंकार विवेचन, सी छंद विवेचन, डी शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। इसका विकल्प ए सही है, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। तो रीतकाल में सर्वाधिक जो व्यापक प्रवृत्ति रही है वो नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन की रही है। इन लोगों के पास मुझे लगता है कोई काम धाम नहीं था, बस केवल इनका मतलब सबके लिए नहीं, भूषण जैसे वीर रस के भी कवि हुए हैं जो देशभक्ति की भावना से भरी हुई उनकी कविताएं हैं। लेकिन अधिकतर अगर आप रीत काल को देखो तो मुझे लगता है नायिका भेद श्रृंगार रस इनका मुख्य उद्देश्य था। मतलब एक प्रकार से नारी को भोग विलास की सामग्री समझते थे ये जितने भी कवि हुए हैं। अधिकतर ज्यादातर तो मुझे ज्यादा क्या सभी इसमें पुरुष जात के ही व्यक्ति थे, कवि जितने थे सब थे, जितने भी कवि हुए सब पुरुष जात के हुए हैं। इसीलिए नायिका भेद और श्रृंगार रस का इन लोगों ने अधिक विवेचन किया है। वैसे मेरे कहने का अर्थ कुछ अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग, ऐसा नहीं, हमारे देश में बहुत से महान पुरुष हुए हैं, लेकिन यदि हम रीत काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति देखें तो ये नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। नारी को एकमात्र मुझे लगता है केवल भोग विलास की एक सामग्री समझा जाता था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और यदि आप ध्यान से देखें तो रीत काल में वही 16 वर्ष से लेकर और 25-26 साल तक की नारी का वर्णन है, उससे अधिक की नारी का कोई वर्णन इसमें नहीं मिलता है। मतलब नारी के और किसी रूप से उनको कोई मतलब नहीं था, मातृत्व भाव कहीं नहीं दिखाई देता अधिकतर, और मुझे नहीं लगता है कि किसी विदुषी नारी का इन्होंने चित्रण किया हो, बस केवल श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएं की हैं, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार। बिहारी जी ने तो बिल्कुल संयोग चाहे वियोग हो, अतिशयोक्ति की बिल्कुल सीमा पार कर दी है श्रृंगार रस में। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, अगला प्रश्न, प्रश्न 5, हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी मिश्र बंधु, डी राम कुमार वर्मा। इसका विकल्प बी सही है, इसका विकल्प बी सही, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों ये हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि जी को क्या माना? रीतकाल का प्रवर्तक माना है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी इन्हीं का अनुसरण किया है। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में चिंतामणि को ही रीतकाल का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल,
तथा रीत काल को कला काल कहा है। ए डॉक्टर गिरियर्सन, बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इसका विकल्प बी सही, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काल नाम दिया है तथा रीत काल को कलाकाल कहा है। अगला प्रश्न, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी रीत काल को कलाकाल नाम दिया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी। लेकिन यदि आपसे प्रश्न आए तो सबसे पहले डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसको कलाकाल का नाम दिया है, इसलिए सबसे उचित डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? ए रामचरितमानस, बी चंद छंद वर्णन की महिमा, सी रामचंद्रिका, डी पृथ्वीराज रासो। इसका विकल्प सी सही, रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका जो रचना है केशव दास जी की, इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों का अजायब घर इसे क्यों कहा जाता है? ये रामचंद्रिका जो है मित्रों, ये एक महाकाव्य है जिसे केशव दास जी ने लिखा है। तो ये एक महाकाव्य है और इन्होंने पूरा जैसे रामचरितमानस महाकाव्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, रामायण संस्कृत में रचित, वाल्मीकि जी द्वारा रचित महाकाव्य है, उसी तरह रामचंद्रिका भी केशव दास जी द्वारा रचित महाकाव्य है। इसकी रचना कब की थी? 1601 में, 1601 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। किसकी? रामचंद्रिका की। लेकिन इसको जो है, इसमें इन्होंने इतने ज्यादा रस, छंद और अलंकार वगैरह इसमें भर दिए थे कि ये बिल्कुल इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसको कहा है। तो इसमें बहुत अधिक छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। कितने के? 1707 छंद। इसमें कितने छंद हैं? ये रामचंद्रिका की रचना काल है जो मैंने लिखा है, रचना काल, ये रचना काल है। तो रामचंद्रिका रचना काल क्या है? 1601 ईस्वी ये रचना काल है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने कितने छंदों का प्रयोग किया? 1717 1717 छंद हैं इसमें। कितने छंद हैं? 1717। तो रामचंद्रिका जो रचना है इनकी, ये महाकाव्य है जो कि रामचरित मानस की तरह रामचंद्र जी के चरित्र पर आधारित है। लेकिन इसमें वो भाव नहीं आ पाए क्योंकि इन्होंने भाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। केशवदास जी ने, इन्होंने अपने आप को आचार दिखाने के लिए, अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए इसमें अलंकार और छंद भर दिए। और इसका रचना काल क्या है? 1601 ईस्वी। किसका? रामचंद्रिका का। इसमें इन्होंने 1717 छंद रखे हैं और बहुत ही कठिन संस्कृत युक्त ब्रज भाषा है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है संस्कृत युक्त ब्रज, संस्कृत युक्त ब्रज इसकी भाषा है रामचंद्रिका की। और इन्होंने इतने मतलब इन्होंने 1717 छंद रखे हैं। इसीलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। ये छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। तो मित्रों, इनकी रचना, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचंद्रिका है।
जो कि केशवदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है। इसका रचना काल है 1601 ईस्वी और इसमें 1717 छंद है। और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। और अलंकारों की संख्या भी बहुत है, बहुत कठिन अलंकार हैं। इसी रामचंद्रिका रचना के ऊपर इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्या? कठिन काव्य का प्रेत, क्योंकि इनकी इस रचना में भावों की प्रधानता बिल्कुल नहीं है। केवल इन्होंने पांडित्य प्रदर्शन किया, रस छंद अलंकार पर बहुत ध्यान दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? ए भाषा भूषण, बी विज्ञान गीता, सी रतन बावनी, डी जहांगीर जस चंद्रिका। इसका विकल्प ए सही, भाषा भूषण। ये केशवदास जी की रचना नहीं है, ये जसवंत सिंह की रचना है। किसकी रचना है मित्रों? जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह की रचना है, जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? देखो आ गया वही प्रश्न फिर घुमा के। ए केशवदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी बिहारी। इसका विकल्प ए सही, केशवदास। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको पहले कि रामचंद्रिका जो है ये क्या है? महाकाव्य है जो रामचरित पर लिखी गई है। और इसका रचना काल है 1601। इसमें केशवदास जी ने अपना पांडित्य प्रदर्शन इतना अधिक किया है कि उसमें भाव रह ही नहीं गया कोई। बस केवल अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए रस अलंकार छंद बहुत कठिन, इन्होंने बहुत कठिन रस छंद अलंकारों का प्रयोग किया है। संस्कृत मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इसीलिए इनको राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने इस रचना की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं? ए भिखारी दास, बी केशवदास, सी मतिराम, डी चिंतामण। इसका विकल्प बी सही, केशवदास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशवदास। देखो मित्रों, चाहे छंद हो, रस हो, अलंकार हो, ये संस्कृत साहित्य से हिंदी में आया है। तो संस्कृत साहित्य में अलंकार के प्रवर्तक सबसे पहले कौन माने जाते हैं? भामह माने जाते हैं। और हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं ये केशवदास जी। ये हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। इन्होंने क्या कहा? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु ना विराजई, कविता वनिता मित। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु ना विराजई, कविता वनिता मित। जिस तरह से कोई नारी सर्वगुण संपन्न होने पर भी आभूषणों के बिना सुंदर प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार से कोई भी कविता बिना अलंकार के कविता कहलाने योग्य नहीं होती, उसमें कमी रह जाती है। ये इनका कथन है, किसका? केशवदास जी का। तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास। ये कथन किस कवि का है? ए तुलसीदास, बी केशवदास, सी विद्यापति, डी जायसी। इसका विकल्प बी सही, केशवदास। केशवदास जी कहते हैं भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास। केशवदास जी के अपने आप को मतलब परम विद्वान समझते थे और इसीलिए हमने पांडित्य प्रदर्शन के लिए इनके रामचंद्रिका इतनी बढ़िया रचना होती है अगर इसमें कुछ इनके भाव भी होते तो। लेकिन इन्होंने तो भावों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने केवल पांडित्य प्रदर्शन किया, चाहे वो कविता किसी समझ में आए या ना आए।
तो इनके अनुसार कि भाषा बोल न जान नहीं, ऐसे लोग भी कविता करते हैं जो भाषा बोलना ही नहीं जानते हैं। ये हिंदी आगे इनके कहने का अर्थ ये है, ये पंक्ति को मैं आगे नहीं कह रही हूँ, समय बहुत लग जाएगा। आगे इसके माध्यम से इन्होंने ये जताने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि भाषा बोल न जाने जिनके कुल के लोग भी भाषा बोलना नहीं जानते हैं, वो भी कविता करते हैं। और इनके कुल के दास जो सेवक थे वो भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। वो हिंदी इनके यहाँ कोई नहीं बोलता है। किसके यहाँ? केशव दास जी के यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, जदप सुजात सुलक्षणी, वही जो मैंने अभी अलंकार में कविता कही थी कि केशव दास जी ने अलंकार को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कविता में किसकी प्रमुखता होनी चाहिए? अलंकार की। इसके लिए जो मैंने अभी पंक्तियां बताई कि वही आ गई मित्रों। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रेत भूषण बिनु ना विराजई कविता वनिता मित। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रेत भूषण बिनु ना विराजई कविता वनिता मित। कविता की यह परिभाषा किसकी है? ए बिहारी, बी मतिराम, सी केशवदास, डी देव। इसका विकल्प सी सही, केशवदास। मतलब इनके कहने का तो वो है, कोई भी स्त्री सर्व गुणों संपन्न रहते हुए भी आभूषणों के बिना सुंदर प्रतीत नहीं होती। इसी प्रकार से कविता बिना अलंकार के सुशोभित नहीं होती। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? यह श्रृंगार मित्रों यहां पर भी गलत लिखा है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध श्रृंगार, ये शुद्ध है। इसमें दूसरी लाइन ये नहीं रहती है श्रृंगार। तो मित्रों श्रृंगार का नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। श्रृंगार काल अगर पूछा जाए नाम किसका दिया हुआ है रीत काल को, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का दिया हुआ नाम है। लेकिन ये नहीं पूछा गया है, यहाँ ये नहीं पूछा गया है। यहाँ ये पूछा गया रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। यहाँ क्या कहा गया है कि सुझाव किसने दिया? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राम कुमार वर्मा। इसका विकल्प ए सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। लेकिन श्रृंगार काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया है? यह सुझाव दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? यदि इस काल को कोई श्रृंगार रस के विचार से श्रृंगार काल कहे तो वो कह सकता है। यदि इस काल को कोई रस, लिख देती हूं मैं, यदि इस काल को कोई रस के विचार से श्रृंगार काल कहे, श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो मित्रों रीत काल को रीत काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया है। और उन्होंने कहा है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, यदि इस काल को कोई रस के विचार से श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। लेकिन यदि श्रृंगार काल नाम पूछा जाए किसका
नाम दिया है, तो आपका उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ए काव्य प्रकाश, बी काव्य निर्णय, सी काव्यांग प्रकाश, डी रस सारांश। इसका विकल्प डी सही है, रस सारांश। इसका विकल्प डी सही है, रस सारांश। तो भिखारी दास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी मुख्य रचनाएं हैं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय, एक रस सारांश हो गई, और मुख्य रचनाएं श्रृंगार, श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, छंदार्णव, छंदार्णव, छंदार्णव पिंगल, पिंगल, छंदार्णव पिंगल, छंदार्णव पिंगल, अमर कोश या शब्द नाम प्रकाश, अमर कोश, अमर कोश, अमर कोश, अमर कोश या, अमर कोश या शब्द नाम प्रकाश, शब्द, शब्द नाम, शब्द नाम प्रकाश, शब्द नाम प्रकाश, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, विष्णु, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, शतरंज, शतरंज, शतरंज शतिका, शतरंज शतिका, ये इनकी मुख्य रचनाएं। तो छंदार्णव पिंगल, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, अमर कोश या शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, और ये रस सारांश इसमें दिया ही हुआ है। तो ये कुछ भिखारी दास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और रीत काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? ए भिखारी दास, बी केशव दास, सी देव, डी भूषण। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। ये लग रहा है कुछ पंक्ति सही से नहीं लिखी गई है क्या? ये प्रश्न कुछ, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? ए भिखारी दास, बी केशव दास, सी देव, डी भूषण, डी भूषण। ये कुछ सही नहीं लग रही मुझे पंक्तियां। भूषण है, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। ये मित्रों इसका विकल्प बी मुझे लग रहा है सही होगा, केशव दास जी। इसका विकल्प बी सही होगा, केशव दास। वैसे मैं इसमें कंफर्म नहीं हूं, मुझे लग रहा है विकल्प बी सही होगा, केशव दास। कोई बात नहीं, अगर केशव दास जी की लिखी हुई पंक्तियां होंगी तो ठीक है, अगर केशव दास जी की नहीं होंगी, किसी और कवि की होंगी, मैं इसे कंफर्म कर लूंगी, मैं कमेंट्स बॉक्स में लिख दूंगी आपको, यदि कोई अन्य कवि होगा तो। वैसे मुझे केशव दास जी की पंक्ति लग रही। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, पौन मया करि घूघट टारें,
दया करी दामिनी दीप दिखावें। काव्य पंक्ति किस कवि की है? ए नेही नागरी दास, बी पद्माकर, सी देव, डी ग्वाल। इसका विकल्प ए सही, नेही नागरी दास। इसका विकल्प ए सही, नेही नागरी दास। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, ढेल सो बनाए आए मेलत, सभा के बीच लोगन कवित्त कीन्हो, खेल कर जान्यो है। ए ठाकुर, बी घनानंद, सी भिखारी दास, डी देव। इसका विकल्प ए सही, ठाकुर। ये ठाकुर की लिखी हुई पंक्तियां हैं और रीत मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, रीतकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। ए पिंगल ग्रंथ, ए पिंगल ग्रंथ, बी रस निरूपण ग्रंथ, सी अलंकार ग्रंथ, डी इनमें से एक भी नहीं। इसका विकल्प सी सही है। इसका विकल्प सी सही, अलंकार ग्रंथ। इसका विकल्प सी सही, अलंकार ग्रंथ। ये मतिराम जी जो हैं ये भूषण और चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे। कौन थे ये? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये अलंकार ग्रंथ है इनका। ललित ललाम ग्रंथ जो है मतिराम जी द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है और ये चिंतामणि और भूषण जी के भाई थे। कौन थे ये? चिंतामणि, 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 चिंतामणि त्रिपाठी, त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी तथा भूषण के भाई थे। भूषण के भाई थे। तो मित्रों ये मतिराम जी जो हैं ये कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी तथा भूषण के भाई थे। ये चिंतामणि त्रिपाठी तथा भूषण के भाई थे। इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। एक तो ये ललित ललाम है, ऊपर से और कौन कौन सी? फूल मंजरी, फूल मंजरी इनकी मुख्य रचनाएं। एक तो है ये ललित ललाम, दूसरी फूल मंजरी, फूल मंजरी, रसराज, फूल मंजरी, फूल मंजरी, फूल मंजरी, रसराज। तो मतिराम जी की कुछ मुख्य रचनाएं हैं। एक तो ललित ललाम इसमें दिया है, फूल मंजरी, रसराज, फूल मंजरी, रसराज। इसके अतिरिक्त मतिराम सतसई, साहित्य सार, मतिराम सतसई, मतिराम, मतिराम, मतिराम सतसई, मतिराम सतसई। खाली सतसई किसकी? बिहारी जी की। मतिराम सतसई किसकी? मतिराम जी की। साहित्य सार, साहित्य, साहित्य सार, मतिराम सतसई, साहित्य सार। तो इनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? ये तो ललित ललाम, फूल मंजरी, रसराज, मतिराम सतसई, साहित्य सार, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार, लक्षण श्रृंगार। एक और है लक्षण, लक्षण श्रृंगार, लक्षण श्रृंगार, लक्षण श्रृंगार। तो ये रीतकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ है, लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। तो ललित ललाम मतिराम जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है ये क्या है? अलंकार ग्रंथ है। ये मित्रों अलंकार ग्रंथ है ललित ललाम। और चिंतामणि त्रिपाठी जी तथा भूषण इनके मतिराम जी के भाई थे। तो ये कितने भाई थे? 3 भाई थे, मतिराम, चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण। और इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये तो ललित ललाम, फूल मंजरी, रसराज,
मतिराम सस्सई, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदात्मक स्वर है? ए श्रृंगारिक, बी काव्यमूलक, सी प्रशस्तिपरक और डी कारुणिक। इसका विकल्प सी सही है, प्रशस्तिपरक। तो जो रीतकालीन कवि भूषण जी हैं, इनकी कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? प्रशस्तिपरक। इनके आश्रयदाता कौन थे मित्रों? इनके आश्रयदाता शिवाजी और छत्रसाल थे। कौन कौन थे? शिवाजी और छत्रसाल। और इनकी कविता कैसी है? वीर रस प्रधान है, वीर रस प्रधान है। और इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी मुख्य रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। चलो लिख लो, लिख इनकी रचनाएं मुख्य। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, ये दशक कैसे लिख गया? एक तो मेरे बोर्ड में बहुत बड़ी परेशानी है, इसको मिटाओ तो सब चला जाता है। यहाँ लिख दे रही हूँ, छत्रसाल, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। इसके अतिरिक्त भूषण हजारा, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा, भूषण हजारा, भूषण हजारा। तो मित्रों, रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। इसका विकल्प सी सही होगा, प्रशस्तिपरक। ये राजा शिवाजी और छत्रसाल जो थे, इनके आश्रयदाता थे और इन दोनों की प्रशस्ति में इन्होंने रचनाएं की हैं। और इनके मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। और जो इनका शिवराज भूषण ग्रंथ है, ये प्रश्न बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया। ये अलंकार ग्रंथ है और इसमें अलंकारों की संख्या है 105। कितने शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या है? कितने अलंकार मित्रों? 105, 105 अलंकार है इसमें। ये प्रश्न आपकी परीक्षा टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है कि शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? तो यह है 105 अलंकार। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे ए महाराणा प्रताप, बी राणा सागा, सी छत्रसाल, डी संभाजी। इसका विकल्प सी सही, छत्रसाल। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, गंग कवि का जन्म स्थान है? ए आगरा, बी प्रयाग, सी इटावा, डी गंगापुर नगर। इसका विकल्प सी सही, इटावा। इसका विकल्प सी सही, इटावा। ये इटावा में इनका जन्म हुआ था। जिला इटावा और गांव का क्या नाम था? गांव का नाम था एकनार गांव। जिला इटावा क्या मित्रों? जिला था।
ये जिला का नाम था इटावा। इटावा जिला, और ये तो सब लोग जानते हो उत्तर प्रदेश में है इटावा। तो इटावा जिला, और गांव का क्या नाम था? गांव का नाम क्या था? एकनार। एकनार, एकनार नाम था इनका गांव का। गांव का नाम था एकनार। एकनार इनके गांव का नाम था। और इनकी मुख्य रचनाएं क्या है? गंग पदावली। इनकी रचनाएं भी देख लो, इनकी मुख्य रचनाएं, गंग कवि की मुख्य रचनाएं। इनकी मुख्य रचनाएं क्या है? गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग पदावली, गंग पदावली, गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग पचीसी, गंग पदावली, गंग पचीसी, और गंग रत्नावली, गंग रत्नावली, गंग रत्नावली। गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। प्रश्न 22, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? ए राजा मान सिंह, बी महाराणा प्रताप, सी अकबर, डी पृथ्वीराज चौहान। इसका विकल्प सी सही है, अकबर। तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, मुगल कालीन जो इतिहास, उसमें अकबर को महान कवि का दर्जा दिया गया है। प्रश्न 23, प्रश्न 23, नयन नचाए कहियो मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। पंक्ति के कवि हैं? ए सेनापति, बी घनानंद, सी पद्माकर, डी ठाकुर। इसका विकल्प सी सही, पद्माकर। पद्माकर मित्रों रीत काल के ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने की श्रृंगार, वीर और प्रकृति सभी पर थोड़ी थोड़ी रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, शोभा सरसाने न बखाने जगत केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? ए देव, बी सेनापति, सी मतिराम, डी चिंतामणि। इसका विकल्प बी सही, सेनापति। तो सेनापति रीत काल में प्रकृति के कवि माने जाते हैं। प्रकृति का सबसे सुंदर वर्णन किसने किया रीत काल में? सेनापति जी ने। और ये रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, काव्य रसायन किसकी रचना है? ए भूषण, बी देव, सी बोधा, डी ठाकुर। इसका विकल्प बी सही है, देव। इसका विकल्प बी सही है, देव। देव जी की कुछ मुख्य रचनाएं हैं। एक तो ये आपकी काव्य रसायन हो गई, अन्य कुछ मुख्य रचनाएं इनकी देख लेते हैं। काव्य रसायन, इसके बाद भाव विलास, भाव विलास, भवानी विलास, भवानी विलास, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, 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 सुजान विनोद, सुजान विनोद, सुजान नाम से बहुत से कवियों ने मित्रों रचनाएं की, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुजान विनोद, प्रेम तरंग, प्रेम तरंग, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, राग रत्नाकर, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, जाति विलास,
जाति विलास, जाति विलास, रस विलास, वृक्ष विलास, वृक्ष विलास, वृक्ष विलास, वृक्ष विलास, वृक्ष विलास, वृक्ष विलास, रूप विलास, रूप विलास, सुख सागर तरंग, सुख सागर तरंग। तो मित्रों, सुजान नाम से कई कवियों ने रचनाएं की है। सुजान सागर जो है वो घनानंद जी की रचना है, और ये अष्टयाम जो दी है, अष्टयाम रचना देव ने भी की है, और अष्टयाम नाम से नाभादास जी की भी रचना है। तो अष्टयाम एक नाभादास जी की रचना है, देव जी की रचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देव जी की मुख्य रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, जाति विलास, वृक्ष विलास, रूप विलास, सुख सागर तरंग। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। और मित्रों आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मुझे वो रिस्पांस नहीं मिल रहा इतने अच्छे प्रश्न आने पर भी जो मिलना चाहिए। तो मित्रों देखो, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। मैं आपके लिए इतना परिश्रम कर रही हूँ, तो आपका थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि आप जो है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो। कल मैं आधुनिक काल के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। धन्यवाद।